Hey guys, welcome to the channel, and this channel is created with the intent to aware the students, engineers and professionals regarding the day-to-day appliances of electrical. Okay, so today's topic is transformer. So दोस्तों, transformer is an electrical static device which transform electrical power from one circuit to another circuit without changing its frequency. Okay, ये ध्यान रखने की बात है. And power. And this device is static. Static है means what? इसकी efficiency highest रहेगी. इलेक्ट्रिकल में ये ओनली डिवाइस ऐसा है जिसका एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है. एंड सिंस पावर भी चेंज नहीं कर रहा और फ्रिक्वेंसी भी चेंज नहीं कर रहा है. ओके, तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है? ट्रांसफार्मर को अपन समझे तो अपन कोई भी इलेक्ट्रिसिटी है उसको जब भी जनरेट करते हैं तो जनरेटिंग स्टेशंस पे उनको वोल्टेज अप करके अपन ट्रांसमिट करते हैं लंबी डिस्टेंस पे थ्रू ओवरहेड लाइंस. ओके, उसके बाद में जब रिसीविंग स्टेशन पे उसको रिसीव करते हैं तो उसका वोल्टेज अपन डाउन करते हैं. तो मीन्स ये वोल्टेज को तो वेरी करता है. ओके, यदि वोल्टेज वेरी होगा, वी नो कि पावर क्या होता है, वी आई और समथिंग फैक्टर दैट इज कॉस फाई. बट फॉर ट्रांसफॉर्मर तो यहाँ पे अपन जो भी ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारा कवर कर लेंगे. जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर से रिगार्डिंग और इंटरव्यूज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपन इसमें कवर कर लेंगे. ओके, तो V को यदि मैं चेंज करता हूं तो I भी चेंज होगा क्योंकि पावर कांस्टेंट है. ओके, एंड फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कांस्टेंट. सो लेट्स हैव लुक और नेक्स्ट स्लाइड. तो डेफिनेशन तो आपको जैसे बताई दी है, तो इसका प्रिंसिपल जनरली कहीं पूछते हैं तो प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडेज लॉ अपन ने पढ़ा है, वो होता है ट्रांसफार्मर का जो इनिशियल डिजाइन में आया था तो वो आया था 80, 85, 86 के अराउंड. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है कि change the rate of change of flux is proportional to the produced voltages. मीन्स ये स्टैटिक डिवाइस है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होता है, इसमें इंडक्शन होता है. ओके, तो इसके बेसिक पार्ट्स क्या क्या है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करते हैं. इसमें सबसे पहले क्या होता है, वाइंडिंग्स होती हैं. दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक तो प्राइमरी वाइंडिंग्स, एक सेकेंडरी वाइंडिंग. बट दोनों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए अपन इंडक्शन बोलते हैं, कंडक्शन नहीं बोलते हैं. एक कोर होता है, रेडिएटर्स होते हैं, ऑयल टैंक होता है, कंजर्वेटर टैंक होता है, प्रेशर रिलीज वाल्व होते हैं और बुकोल्स रिले होता है, ऑयल गेजेस होते हैं, टेप चेंजर्स होता है और बुशिंग होते हैं. सो ओके, ये हो गया अपना ट्रांसफार्मर का डिजाइन. आप देख सकते हैं, और इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, ये स्टैटिक पार्ट्स है. ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो आपको दिख पा रहा है वो है मेन टैंक. मेन टैंक में मेरा कोर रहता है, मेरी वाइंडिंग्स रहती है और इसके साथ ही साथ इसमें एक ऑयल रहता है जो कि कंफर्म करता है IS स्टैंडर्ड 335. यदि किसी भी ऑयल पे, सिंथेटिक ऑयल पे यदि ड्रम पे लिखा हुआ IS 335 मीन्स वो ट्रांसफॉर्म ऑयल के रूप में आप काम में ले सकते हो. और बाकी स्विच गियर में भी ये ऑयल काम में आता है. कोई पूछता है तो ये अपन को ध्यान रखना है. और ऑयल का पर्पस क्या होता है, ट्रांसफॉर्म ऑयल का पर्पस बेसिकली होता है कूलिंग. मेरा वाइंडिंग है उसको ये कूल करता है, एज वेल एज इंसुलेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन दी टैंक्स, बिटवीन दी बोथ दी वाइंडिंग्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स. ओके, उसके बाद में जो ये आपको दिख रहा है ये कंजर्वेटर, इसमें भी आपका ऑयल भरा रहता है. और ये इसलिए भरा रहता है, कंजर्वेटर हाइट पे रखा जाता है ट्रांसफार्मर की, ताकि यदि ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में यदि ऑयल का लेवल डाउन होता है तो ये जो पाइप आप देख पा रहे हैं, ये पाइप इससे मेन टैंक में सप्लाई कर लेता है. ओके, और इस पाइप के ऊपर जो ये लगा है इसको बोलते हैं ब्रीदर. ब्रीदर का पर्पस क्या होता है अपन अब डिस्कस करते हैं. ब्रीदर का पर्पस ये होता है कि जो भी मॉइस्चर कंटेंट होता है ट्रांसफार्मर में वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है. तो ये एब्जॉर्ब क्या करता है, तो इसके अंदर होता है सिलिका जेल. सिलिका जेल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिलिका जेल, और आप देखेंगे तो ये पहले ब्लू कलर में होता है. आप ये ध्यान रखना है कि ये जो सिलिका जेल होता है ब्लू होता है. ठीक है, जब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसके बाद में इसका कलर हो जाता है पिंक. ये भी यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि ये सिलिका जेल का कलर क्या क्या होता है. और एक चीज और आती है,
ठीक है। वो क्या आता है कि सिलिका जेल ब्लू और पिंक तो होता है, बट यहाँ से ये एयर को ब्रीथ करता है, इसलिए इसका नाम ब्रीदर है। तो एयर को ब्रीथ करने की क्या जरूरत पड़ती है? तो ट्रांसफॉर्मर पे जब लोड आता है, लोड इंक्रीज होता है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये यहाँ पे टैंक है, टैंक के बीच में यहाँ पे कंजर्वेटर है, तो इसके बीच में पूरा पूरा ये ऑयल नहीं भरा रहता है, इसमें थोड़ा सा एयर पार्ट भी रहता है। तो ये एयर पार्ट ब्रीद इन होता है, ब्रीद आउट होता है। तो जब मेरा टेम्परेचर बढ़ा, जब मेरा लोड बढ़ा, ओके, लोड बढ़ा तो मेरा टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो मेरा वॉल्यूम है, वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसको ब्रीद आउट करना पड़ेगा। तो अब ये ध्यान रखना, तब उस केस में ये आउट करता है। और जब भी मेरा लोड कम होगा रिवर्स में, तब ये ब्रीद इन करेगा। ओके, तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, ऑयल का पर्पस क्या है, कंजर्वेटर का पर्पस क्या है, ब्रीदर का पर्पस क्या है, ब्रीदर में सिलिका जेल का पर्पस क्या है, एंड ट्रांसफॉर्मर में लोड के चेंजेस के साथ में ब्रीद इन ब्रीद आउट कैसे होता है। ओके, उसके बाद में कंजर्वेटर टैंक के साथ में ये होता है एमओवी, एमओजी, मैग्नेटिक ऑयल गेज, जो यहाँ पे बताता है, ये घड़ी की तरह होता है, ये घड़ी की तरह एक डायल बना होता है। इस डायल से भी आपको पता रहेगा, बट इस डायल में जो ध्यान रखने की चीज़ है कि वो टेम्परेचर लिखा रहता है, कि फील लेवल, एम्प्टी लेवल, 1/3, 1/4। तो यहाँ पे लिखा देता है 830 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मैन्युफैक्चर पे डिपेंड करता है। तो ये बताता है कि मेरा 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कंसिडर किया हुआ है। तो आपका सराउंड का टेम्परेचर यदि वेरी करता है, तो आपको ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल लेवल है वो उसके अकॉर्डिंग वेरी होता रहेगा। ओके, उसके बाद में एक थर्मोमीटर होता है, ये मेरे को बताता है कि कितना टेम्परेचर है, क्या है। तो इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे, बुशिंग्स भी होते हैं। बुशिंग्स में प्राइमरी और सेकेंडरी में टर्मिनल्स के कनेक्शंस करता हूँ, और इसके अंदर दो सिंबल OTI होता है और एक WTI होता है। अब ये भी एक को ध्यान रखने की चीज़ है कि OTI और WTI क्या होता है। ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर होता है, मेरा जो ऑयल अंदर भरा हुआ उसका टेम्परेचर कितना चल रहा है, और WTI कितना होता है। ये भी मतलब वाइंडिंग का मेरा टेम्परेचर है, उसका भी इंडिकेटर होता है। तो ये लगभग लगभग पर शिफ्ट वाइज या पर डे वाइज लोग चेक करते हैं, ताकि ट्रांसफॉर्मर की हेल्दीनेस पता चले। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि WTI और OTI में ज़्यादा किसका वैल्यू होता है। तो ऑयल का वैल्यू है, क्योंकि ऑयल कूलिंग मीडियम है, इसलिए ऑयल का जो भी टेम्परेचर है वो कम होता है, WTI का वैल्यू ज़्यादा होता है। ओके, ये रेडिएटर, ये कूलिंग फिन्स है, रेडिएटर्स है, इसके अंदर ऑयल का सर्कुलेशन होता है, कंटिन्यूस सर्कुलेशन होता रहता है, ताकि ऑयल कूलिंग मिले। ये एरिया बढ़ाने के लिए इसकी डिज़ाइन इस तरह से होती है। उसके बाद में एक इसके अंदर होता है बुकोज। तो बुकोज रिले का पर्पस क्या है दोस्तों? बुकोज रिले क्या करता है कि मेरा कोई भी इंटरनल फॉल्ट है, तो इंटरनल फॉल्ट है, तो अभी अपन ने डिस्कस किया, इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है, तो उसके वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं। तो जो बुकोज रिले का जो पोजीशन है, वो इस कंजर्वेटर टैंक और इस मेन टैंक के बीच में होता है। तो जैसे ही कोई इंटरनल फॉल्ट होगा, तो मेरा गैस का वॉल्यूम, ऑयल का वॉल्यूम चेंज होगा, और एक गैस जनरेट होगी जो बुकोज रिले को एक्चुएट करती है। तो बुकोज रिले में दो टाइप के इंडिकेशंस देता है ये, एक तो अलार्म देता है और एक मेरा सर्किट को ट्रिप करा देता है। इसमें एक मरकरी स्विच होता है, मरकरी इस तरह से स्विच होता है, तो वो क्या, गैस के वॉल्यूम से चेंज होता है, चेंज होता है तो कॉन्टेक्ट चेंज ओवर होता है, जिससे ये ट्रिगर कर लेता है। सो गाइज, हाँ, अभी तक अपन ट्रांसफार्मर के पार्ट्स कवर कर चुके हैं, ट्रांसफार्मर की डेफिनेशंस कवर कर चुके हैं, और साथ ही में ट्रांसफार्मर से जितने भी क्वेश्चंस छोटे छोटे बनते हैं वो कवर कर चुके हैं। अब अपन देखते हैं कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स का होता है। बेसिकली अपन जो देख पाते हैं ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन वाइज ये कोर टाइप होता है, शेल टाइप होता है। ओके, वोल्टेज अप और डाउन के हिसाब से ये स्टेप अप और स्टेप डाउन टाइप होता है। जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है कि ये होती है ट्रांसफार्मर के नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग से। तो जिसमें भी टर्न्स ज़्यादा होंगे, अपन को ये ध्यान रखना है कि उसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो यदि मेरा आउटपुट का वोल्टेज है वो यदि कम है, आउटपुट का वोल्टेज यदि मेरा कम है, तो वो हो गया मेरा स्टेप डाउन। आउटपुट का वोल्टेज यदि मेरा मीन्स की सेकेंडरी साइड का वोल्टेज यदि ज़्यादा है, तो वो हो गया स्टेप। तो ये एक और क्वेश्चन है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या फ़र्क होता है। तो ये बेसिकली डायरेक्टली डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे।
अपना टर्म्स जो होता है V1 प्राइमरी में जो है, और प्राइमरी का करंट होता है वो I1। सिंस पावर इक्वल है तो ये इक्वल रहेगा V2, मेरा जो सेकेंडरी का जो वोल्टेज है और मेरा सेकेंडरी का जो करंट है। ओके, एंड जो मेरा V जो है वो मेरा प्रोपोर्शनेट टू हो जाएगा जो मेरे टर्न्स है, मीन्स मेरा जो V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू N1 एंड सेम फॉर V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2। ओके, तो ये मेरा ट्रांसफॉर्मर का टाइप्स हो गए। और इसके अलावा भी टाइप्स हो सकते हैं अपना, जैसे कि पावर ट्रांसफॉर्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है, बेस्ड ऑन दी क्राइटेरिया ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ओके, तो दोस्तों मैं आपके लिए ये एक नेम प्लेट लेके आया हूँ जिसमें अपन को पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्मर का नेम प्लेट क्या होता है। तो इसका भी एक स्टैंडर्ड होता है कि ये नेम प्लेट किस इंडियन स्टैंडर्ड को ये रेफर करता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2026-1977। ओके, और ये CG का ट्रांसफॉर्मर है जिसका मेरे पास नेम प्लेट अवेलेबल है। तो इसमें डिटेल में क्या क्या रहेगा, एक केवीए रेटिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा एक, और इससे क्वेश्चन बनता है कि केवीए, ये 4 MVA का एक ट्रांसफॉर्मर है, तो इसका रेटिंग आइदर केवीए में रहता है या MVA में रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका सबसे सटीक आंसर जो आपको देना है वो ये है कि ट्रांसफॉर्मर का जो डिज़ाइन है दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ माई cos फाई। जैसे अपने स्टार्टिंग की फर्स्ट स्लाइड में ये डिस्कस किया था कि P इक्वल्स टू VI, तो ये cos फाई पे डिपेंड नहीं करता है, इसका खुद का डिजाइन है, cos फाई पे डिपेंड नहीं करता है। तो मैं VI बोलूँ या VI cos फाई बोलूँ, दोनों इक्वल हो गया। सेकेंड आंसर ये है कि इसके अंदर दो टाइप के लॉसेस होते हैं। एक तो जो मैंने आपने बात करी थी अपने कोर, एक तो कोर होता है और दूसरा होता है इस पे कॉपर लॉसेस। तो कोर लॉस और कॉपर लॉस, तो जो मेरा कोर लॉस है वो मेरा वोल्टेज पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनेट होता है वोल्टेज के, और जो मेरा कॉपर लॉस है वो मेरा करंट पे डिपेंड करता है। तो मेरा दोनों को मिला के जो टोटलिटी में जो मेरा रेटिंग आता है वो VI में आता है, ऐसा। तो ये क्वेश्चन भी कवर हो गया कि मेरा ट्रांसफॉर्मर का रेटिंग हमेशा VA या MVA, KVA या MVA में क्यों होता है। उसके बाद में ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि टाइप ऑफ कूलिंग इसमें मार्क होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है ONAN, ONAN मतलब हुआ ऑयल नेचुरल एंड एयर नेचुरल। उसके बाद में आता है ONAF भी होता है, ऑयल नेचुरल होता है, और एयर फोर्स होता है। उसमें कूलिंग फैन लगाते हैं टू रिड्यूस दी टेम्परेचर बेसिकली। कभी कभी ट्रांसफॉर्मर पे आप ये भी देखोगे दोस्तों कि दो रेटिंग्स लिखी होती है। सपोज करो ये 20/25 MVA ट्रांसफॉर्मर है, तो ये कभी कभी पूछा जा सकता है कि ये दो रेटिंग्स क्यों दी हुई है। तो जब भी मैं इसको ONNA की टाइप चलाऊंगा तब इसकी रेटिंग होगी 20 MVA। बट यदि मैं इसको कूलिंग, फोर्सली कूलिंग चालू करता हूँ, फैंस चालू करता हूँ, या जो और मीडियम दिया हो उसको चालू करता हूँ, तब इसकी रेटिंग एनहेंस होके 25 MVA तक मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये भी एक आपके लिए अच्छी जानकारी वाली बात मिली कि ट्रांसफॉर्मर में यदि दो रेटिंग दी हुई है तो इसका क्या मतलब है। ओके, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग में क्या क्या आता है, वोल्टेज, HV वोल्टेज मीन्स कि हाई वोल्टेज साइड जो मेरा है ये आप देख पा रहे हैं 11 kV है, एंड जो मेरा लोअर वोल्टेज है वो है मेरा 3.45 MVA, आई मीन किलोवाट। तो ये 11/3.3 kV का ट्रांसफॉर्मर है। ओके, इसके बाद में एम्पियर भी दोनों साइड की लिखी रहती है, जैसे कि HV का एम्पियर मेरा है यहाँ पे 209 एंड LV का मेरा एम्पियर है 669। आप एक चीज़ और गौर करना, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो मेरा करंट है वो बढ़ रहा है, स्टेप अप हो रहा है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे फेजेस लिखे हैं, ये 3 फेज का है, HV और LV दो वाइंडिंग ही है। कभी कभी इसमें 3 वाइंडिंग भी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी भी होती है। तो उस वाले केस में आपके पास HV में भी यहाँ पे एक वोल्टेज और लिखा आ जाएगा। सपोज करो 132/11 का B/6.9 kV है, तो यहाँ पे 6.9 भी ऐड हो जाएगा। और इसके बाद में इसका जो कनेक्शन सिंबल्स होते हैं, इसके बाद में ये परसेंटेज इम्पीडेंस होता है, जिसका मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसका क्या यूटिलाइजेशन होता है। ये इम्पीडेंस वोल्टेज इसको भी बोलते हैं कि 5.46 है,
तो अभी के लिए अपन को सिर्फ ये देखना है। आप ये देख सकते हैं कि ये एक IEC स्टैंडर्ड 60076, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी, बट अपन देखेंगे उसको गवर्न करते हुए ये इसको अपन यूज में लेते हैं। सो कनेक्शन सिंबल्स पे अगर बात करते हैं, इम्पीडेंस परसेंटेज इम्पीडेंस है उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है ट्रांसफॉर्मर की डिज़ाइन में, ट्रांसफॉर्मर की पैरेललिंग में, ट्रांसफॉर्मर की फॉल्ट कैलकुलेशन में, और स्विच गियर की रेटिंग्स पे और डिज़ाइन पे। ओके, सो कनेक्शन सिंबल में ये आप देख पा रहे हैं DYN11। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी आपका जो सर्किट है मतलब वो है डेल्टा एंड सेकेंडरी इज स्टार। ओके, एंड दिस इज 11 में से क्लॉक होता है घड़ी का, तो ये 30 डिग्री के डिफरेंस पे इसका जो वोल्टेज अपन डायग्राम बनाएंगे तो ये 30 डिग्री डिफरेंस पे। कोई पूछता है तो ये जनरली जो इंजीनियरिंग कॉलेज में आप यदि कोई एग्जाम या इंटरव्यू देते हो तो इसमें ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। DYN11 का क्या मतलब है, ये है। अगेन फिर इसके ऊपर वेट लिखा रहता है कि कोर एंड वाइंडिंग का कितना वेट है, वेट ऑफ ऑयल्स, ये आपका लिखा हुआ है कि मेरे कितना वेट है ऑयल का। जनरली इसमें अपन जो 220 लीटर्स का एक ड्रम आता है जिसको यूटिलाइज करते हैं, मतलब वो मल्टीपल ड्रम्स आते हैं उसमें भरते हैं। ऑयल का लीटर ये लिखा हुआ है 2619, या ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज ओ वेरी ओल्ड, ये भी लिखा रहता है। उसके बाद में इसमें ये भी लिखा रहता है कि इंसुलेशन लेवल क्या क्या है। एचवी साइड में कितना इंसुलेशन लेवल है, LV साइड में कितना है। 75 kV पिक लिखा हुआ है तो ये एचवी साइड का इंसुलेशन लेवल है विथ स्ट्रेन लेवल एक्चुअली। ओके, एंड ये है जो सिंबल, ये होता है मेरा टेप चेंजर। तो टेप चेंजर भी दो टाइप के होते हैं दोस्तों, एक होता है ऑन लोड टेप चेंजर, एक होता है ऑफ लोड टेप चेंजर। ये मैं जो आपको ट्रांसफॉर्मर दिखा रहा हूँ ये ऑफ लोड टेप चेंजर का है। इसके अंदर ये इन्होंने देख रखा है, देखो ये मेरा नॉर्मल रेंज है कि इस नॉर्मल रेंज पे यदि मेरा टेप, अपन जो बात करते हैं कि टेप 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे है तो मेरा 11 kV ऑब्लिक 3.3 kV का आउटपुट है। इसमें 3.4 kV का एक्चुअली आउटपुट है ये। यदि मेरा किसी केस में मेरा वोल्टेज इनपुट का कम हो जाता है, ऐसा होता है, तो मैं इसके साइड्स में चेंज कर सकता हूँ, टेपिंग चेंज कर सकता हूँ। जनरली ये पावर ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो ऑन लोड टेप चेंजर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब भी मेरा आउटपुट का वोल्टेज तो मुझे कांस्टेंट चाहिए होता है, इनपुट का वोल्टेज यदि मेरा वेरी करता है तो उसके साथ साथ टैप वेरी करते हैं। और टैप जो लगा होता है जनरली वो मेरा HT साइड पे, मतलब जो मेरा HT साइड है वहीं पे लगा रहता है। इसका रीज़न ये है कि उसमें फॉल्ट करंट को कम किया जा सकता है, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि जहाँ पर भी वोल्टेज ज़्यादा होगा वहाँ पे मेरा करंट कम होगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें पूरा कवर करूँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करूँ, और ये बेसिक नॉलेज ही दिया है। इसके बाद में अभी जो मेरे जो नेक्स्ट वीडियोस रहेंगे उसके अंदर अपन हर चीज़ में डेप्थ में जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया परसेंटेज इम्पीडेंस क्या होता है, जैसे कि ओवरलोड टैप, ऑन लोड टैप चेंजर क्या होता है, वाइंडिंग्स क्या होती है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग, थैंक यू।